हेलो, मैं प्रवर कटारिया हूँ। मैंने जेई 2021 फेब्रुअरी अटेम्प्ट में 100 परसेंटाइल हासिल किया है। मैंने और भी कुछ एग्जाम्स डाले हैं, जैसे मैथ्स ओलम्पियाड, KVPY, NTLC आदि। और मैं अपनी कुछ स्ट्रैटेजी इधर दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे डिस्कस करना चाहूँगा। और मैं बताना चाहूँगा, कुछ सबके लिए अलग अलग कुछ स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स होते हैं। किसी का मैथमेटिक्स हो सकता है, किसी का केमिस्ट्री, किसी का फिजिक्स। तो आखिरी समय में उस पर ज़्यादा टाइम डिवोट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं तो हम अपने इंटरेस्ट के वजह से सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को पढ़ते रहते हैं और वीक टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं। तो वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेई मेन से पहले इम्पोर्टेंट है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। वो क्योंकि आप जान जाएंगे कि वो आपसे कैसा आंसर चाहता है, मतलब क्या पूछ सकता है, कहाँ तक पूछ सकता है, और मतलब वो कैसा आपसे आंसर निकलवाना चाहता है, ताकि आप थोड़ा फ्लुएंट हो जाए, मतलब कि जेई के पेपर करते करते, और आपको पैनिक ना फील हो जब आप असली पेपर देने जाए। आकाश वालों ने मेरी इसमें बहुत हेल्प करी है कि उनके जो बुक्स होती थी उसमें रिलायबल कंटेंट होता था, मतलब कि सही होता था और उसके क्वेश्चंस भी सही होते थे, और उसमें कंप्लीट भी होता था कि आपको ज़्यादा और किसी बुक्स पे ना डाइवर्ट करना पड़े अपना ध्यान। और उनके टेस्ट सीरीज कोई भी एक ज्वाइन करना बहुत बेनिफिशियल होता है, मतलब इनिशियल टाइम में, ताकि आपको वीकली बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस का पता लगता रहे कि किस टॉपिक में वीक है, किस टॉपिक में स्ट्रांग, और उसी तरह से इम्प्रूव करता रहे। और एक और चीज़ कि टेस्ट से पहले पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इन द सेंस कि जो हम पहले अपने मन से जब पढ़ते हैं तो इतना एफिशिएंट नहीं पढ़ पाते, लेकिन जब टेस्ट को ध्यान में रख के पढ़ते हैं, चाहे वो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए डेडिकेटेड हो या 3 हफ्ते, जैसे जेई मेन से 2 हफ्ते पहले मैंने सिर्फ जेई मेन पे ही ध्यान देना शुरू कर दिया था, तो उसमें एफिशिएंसी आपकी दुगनी तिगनी हो जाती है। और मैं बुक्स शेयर करना चाहूँगा, बुक्स के नाम। फिजिक्स में, मतलब इन तीनों में मेरे आकाश के मॉड्यूल्स तो हैं ही इंक्लूडेड, मैं उनके अलावा एक्सटर्नल बुक्स बताना चाहूँगा। फिजिक्स में जैसे ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, HC वर्मा करके बुक आती है, उसके कंसेप्ट बहुत अच्छे लिखे गए हैं। मैंने हालांकि उसके सब्जेक्टिव प्रॉब्लम सारे नहीं किए, पर मैंने उसके कुछ कुछ टॉपिक्स की जो मेरे को लगता था कि मेरे को समझ नहीं अच्छे से, मैं उसकी थ्योरी पढ़ लेता था HC वर्मा से। फिर फिजिक्स में वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मतलब वो कंप्लीट है, HC वर्मा सफिशिएंट है। और केमिस्ट्री में जेई मेंस के लिए स्पेसिफिकली वो NCERT इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इनऑर्गेनिक के लिए, और ऑर्गेनिक के लिए कुछ कुछ चैप्टर्स है। फिजिकल के लिए भी मैंने पढ़ी थी वो, मतलब लेकिन जब हमारे क्लास में चल रहा था तब उसी के साथ साथ पढ़ी थी, ऐसे जेई मेन से पहले नहीं पढ़ी थी जस्ट। और केमिस्ट्री में कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है जेई मेन के लिए, जिससे हर बार क्वेश्चन आता है, ऐसा बोलते थे, और इस बार भी आया था मेरी शिफ्ट में तो कम से कम, जो कि बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मतलब ये मैं इनको, अब मेरे को तो इजी नहीं लगे थे, पर ये वैसे हैं कि मतलब अगर आपके पास कोई पहले बैकग्राउंड नॉलेज ना हो खास, तब भी आप इनको जल्दी से कर सकते हैं। पर इन्हें याद करने का ज़्यादा होता है, तो आप कुछ टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक ऐप आता है फ्लैश कार्ड, एंकी फ्लैश कार्ड करके, तो वो रेगुलर आप बार बार जब उसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आपको मतलब स्पेस टाइम में आपको बार बार फ्लैश करेगा वो वही इंफॉर्मेशन, तो आपको वो जल्द याद करने में हेल्प कर सकता है। और भी मैं केमिस्ट्री में हेल्प करने वो बताना चाहूँगा। ऑर्गेनिक के लिए तो मैंने जेई मेन के लिए कुछ खास नहीं पढ़ा था, क्योंकि जेई मेन से 2-3 हफ्ते पहले KVPY का टेस्ट था और उसके लिए मैंने ऑर्गेनिक पढ़ी थी। तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक के अगर आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन चाहिए, मतलब जो शायद NCERT में ना हो, तो आप KVPY के पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं, जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये तो सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब मोर देन सफिशिएंट है। फिजिकल के लिए एक न्यूमेरिकल बुक इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपके पास अपनी कोचिंग की वो नहीं है तो, जैसे कि RC मुखर्जी आप देख सकते हैं, या फिर एन अवस्थी, कोई भी एक, मतलब सफिशिएंट है, दोनों लेने की जरूरत नहीं है। और बुक्स तो हालांकि मैंने बहुत दी थी, पर मैं इतनी सारी रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो मैं खुद नहीं पढ़ पाया, मतलब ज़्यादा इधर उधर नहीं करना चाहिए, नहीं तो कुछ टॉपिक्स बीच में छूट भी सकते हैं अगर आप इतनी सारी बुक्स पे जाएंगे तो। और मैथमेटिक्स में मैंने हालांकि क्वेश्चंस के लिए कुछ लैंग्वेज खरीदी थी, उसकी ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट किया था
मोर देन हाफ, पर मैंने बाकी कंप्लीट नहीं करी क्योंकि मेरे आकाश के मॉड्यूल इनफ हो जाते थे और उसमें क्वेश्चन बैंक आते थे फिर प्रीवियस ईयर जेई, और मैथ मेरे को लगता था मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो मैंने उस पर आखिरी में इतना ध्यान नहीं दिया जेई मेन परस्पेक्टिव से। फिर भी जेई मेन के लिए मैं स्पेसिफिक बताऊं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक रिलायबल क्वेश्चन बैंक भी है और आपको पता भी लग जाएगा कि कैसा पेपर आने वाला है। ऐसी फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जेई मेन के एक्सक्लूसिव, जैसे सेमीकंडक्टर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम। मेरे सेट में कम्युनिकेशन से क्वेश्चन नहीं आया था, पर सेमीकंडक्टर से एक दो आए थे, तो उसको भी देख लेना चाहिए। और मैथमेटिक्स में इन जनरल कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलूँ तो मैथमेटिक्स मतलब आपकी मैनिपुलेशन पावर थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, कि ताकि आप मतलब उन इक्वेशन से फाइनल आंसर तक पहुंच पाए जल्दी से, आपको मतलब ज्यादा सोचना ना पड़े कि कैसे करूं, क्या करना है। और मैथमेटिक्स के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वैसे स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग, जिनसे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाता है। और मैं दिन में मतलब जब मैंने 11th में शुरू हुआ था तो मैं अपना 10th का वो लेके माइंडसेट लेके चल रहा था, तो मैं सिर्फ क्लास में पढ़ता था और क्लास के बाद ज़्यादा नहीं पढ़ता था, सेल्फ स्टडी, जो कि 11th के लेट मतलब जब 11th मिड क्रॉस हो गया तब मेरे को थोड़ा बहुत रियलाइज होना शुरू हुआ, तो मैंने फिर धीरे धीरे कोप अप करना शुरू किया। फिर कोविड आ गया तो मोटिवेशन नेचुरली थोड़ा लो हो गया कि अभी नहीं पढ़ेंगे, मतलब 1 महीने बाद जब खुलेगा तब पढ़ना शुरू करेंगे अच्छे से। तो इसमें मेरे फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरे दादा दादी, मम्मी पापा और नानू। और फिर तो फिर मैंने कोविड में जब पढ़ना शुरू किया तो ऑनलाइन में मेरे को ज़्यादा कुछ ट्रबल नहीं हुई, क्योंकि मतलब एक बेसिक फ़ोन या लैपटॉप पीसी जो भी एक होना चाहिए, उसके बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। कोचिंग में अगर कोई नई एनरोल्ड है तो यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे सोर्सेज मिल जाते हैं, जैसे मैंने कुछ टॉपिक्स के लिए 1-2 सोर्स फॉलो किए थे, जैसे एक फिजिक्स वाला करके एक यूट्यूब चैनल है वो, और ATP स्टार करके एक यूट्यूब चैनल है, उससे भी मैंने कुछ टॉपिक्स देखे थे जैसे कि कम्युनिकेशन और सेमीकंडक्टर्स। फिर और फिर जब मैंने मतलब 11th में एवरेज मेरा 6 आवर्स मैं स्टडी करता था एक दिन में अगर, तो मैंने 12th में थोड़ा इंक्रीज करके, क्योंकि एग्जाम का स्ट्रेस होता है और फिर परफॉर्म करने की भी वो बर्डन रहता है, या बर्डन नहीं मतलब इम्पोर्टेंस रहती है कि करना है, तो फिर उसके लिए मेरा 12th में एवरेज 10 आवर्स आ गया होगा। 12th में 10 आवर्स एवरेज पढ़ लेता था मैं एक दिन में। और मेरी हॉबीज में मतलब मेरे को मूवीज देखना अच्छा लगता था, जो कि मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि जेई में इनके अलावा और भी मेरे को एग्जाम देने थे, जैसे IOQ मतलब ओलंपियाड्स, KVPY, वो दोनों मतलब अभी IOQ का रिजल्ट आया, उसमें तो पार्ट 1 मेरा क्वालिफाई हो गया। और मैं कुछ गलतियां बताना चाहूँगा कि मतलब अगर आप स्पेसिफिकली जेई मेन फोकस्ड हैं तो NCERT नेसेसरी है, पर कुछ मतलब काफ़ी हद तक वो मतलब केमिस्ट्री के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट ऑलमोस्ट दोनों है, पर फिजिक्स और मैथ्स के लिए वो सफिशिएंट नहीं, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं आएंगी तो सिर्फ थ्योरी से भी इतना काम नहीं बनता, तो आपको मतलब रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और कुछ गलतियां ये हो सकती हैं कि मतलब इस पूरे इतने लंबे टाइम में कोई बोर हो सकता है कि और या उसको पढ़ने का मन नहीं करे, मन हट जाए। तो मैं तो मतलब अपने पीयर ग्रुप्स की वजह से भी बहुत मोटिवेटेड हुआ था, क्योंकि जब आसपास पढ़ने वाले होते हैं, मतलब आकाश में मेरे जो फ्रेंड्स थे वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और मतलब पढ़ने वाले थे, तो उनकी वजह से भी मैं मोटिवेटेड रहा था। तो मतलब मैं कभी मेरी पढ़ाई ऐसे कम्प्लीटली अबैंडन नहीं हुई कि मैं छोड़ के बैठ गया। कभी कभी होता है कि कुछ दिन अप्स एंड डाउन्स रहता है। अगर कोई कोचिंग में एनरोल नहीं है तो आपको रेगुलर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका वो एक बस मतलब लोअर पॉइंट हो सकता है कि आप क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस ना कर पाए, तो उसके लिए आपको कोई एक अच्छी बुक्स ढूंढ लेनी चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस कंसिस्टेंट रहे पूरे थ्रू आउट। और सोर्सेज तो अवेलेबल हैं ही, जैसे मैंने आपको नाम बताया था यूट्यूब। और फिर लास्ट मोमेंट पे मतलब मैंने कभी फिजिक्स और मैथ्स के ज़्यादा फॉर्मूले नहीं याद किए, क्योंकि वो मतलब मैं जेई एडवांस की मतलब मैं कोई स्पेसिफिक फोकस करके तैयारी नहीं कर रहा था 2 साल में,
मतलब कि किसी एग्जाम को, मतलब मेन ब्रॉड माइंड जे एडवांस की तरफ था, पर ऐसे कोई मैंने मतलब उसके स्पेसिफिक पेपर्स कर रहा हूँ ऐसा नहीं किया था। तो मैं मतलब सिर्फ इंटरेस्ट के लिए भी फिजिक्स और मैथ्स पढ़ता था, तो इसलिए मतलब उससे इंटरेस्ट नहीं छूटता कि आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत लंबा टाइम है और फिर आप बीच में कहीं रुक जाते हैं। तो एक वो प्लस पॉइंट है। और हाँ, और लास्ट मोमेंट में ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए कि ये छूट गया ये छूट गया। तो आपको काम रहना चाहिए। और उससे थोड़े टाइम पहले जैसे फॉर्मूला के लिए मैंने एक ऐप का नाम सजेस्ट किया था, एंकी फ्लैश कार्ड्स करके, वो इम्पोर्टेंट है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि जेई मेन में जो मेरे को फील होता था कि मेरी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट अप टू द मार्क थी, पर टाइम का कभी कभी प्रॉब्लम रहती थी। तो मैंने अपने मॉक टेस्ट को कम टाइम में अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, तो मेरा फाइनल पेपर भी जल्दी अटेम्प्ट हो गया था, जो फाइनल मॉक टेस्ट में होता है। क्योंकि अगर आप जल्दी अटेम्प्ट कर लेते हैं, मतलब अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हैं बाद में रिवाइज करके, तो वो भी एक प्लस पॉइंट होता है। और फिर कोई पैनिक सिचुएशन में भी आप कोप अप कर लेते हैं क्योंकि आपके पास स्पेयर टाइम होता है। मेरी एग्जामिनेशन अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी वियर्ड सी थी। बिल्कुल 2 साल जब हमारा ऑफलाइन टेस्ट करवाते थे 11th में, तब तो मैं बहुत जल्दी जंप करता था सेक्शंस के अक्रॉस और क्वेश्चंस के अक्रॉस। पर जब ऑनलाइन मोड शुरू हुआ तब मैंने धीरे धीरे आदत डाली एक एक सेक्शन को एक एक टाइम में करने के लिए। पर फिर भी मैं मिनिमम 1-2 बार तो जंप करता था। कोई क्वेश्चन अटकने लग जाए तो जल्दी जंप कर लेता था, ताकि मतलब उस पर ना टाइम वेस्ट हो, ना फिर ना कॉन्फिडेंस डाउन हो। और मतलब एग्जामिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि पैनिक नहीं होना, क्योंकि मेरे को भी एग्जाम के बीच में लगा था कि या 1-2 क्वेश्चन मतलब ये अटक गए। मतलब एक साथ जब क्वेश्चन अटकने लगते हैं तब थोड़ी घबराहट सी हो जाती है। तो उसके लिए मतलब एग्जामिनेशन में 1 मिनट रुक के सोचना होता है कि अपने प्लस पॉइंट्स देखने होते हैं कि कितना कर लिया, और फिर देखना होता है कि कितना मतलब कि और क्या क्या कर सकता हूँ, अभी पैनिक होने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा सोचना होता है। तो 1 मिनट रुक के आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ। मैं ये बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को कैसे कोप अप किया जाए, क्योंकि अगर किसी को आदत नहीं है तो उसके लिए मुश्किल हो सकता है। तो आखिरी के कुछ मॉक टेस्ट जेईई मेन से पहले आपको कंप्यूटर पे देने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने केवी पे भी दिया था और उसके भी मॉक टेस्ट दिया था, तो मतलब वो भी ऑनलाइन बेसिस पे ही था, तो बिल्कुल सेम पैटर्न होता है। तो उससे आपको प्रैक्टिस हो सकती है। और आपके जो अगर इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट हो तो आप वो कर लीजिए, नहीं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं मॉक टेस्ट कुछ कुछ साइट्स के, आप उस पर एक बार ट्राई कर लीजिए। वो इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि कंप्यूटर पे थोड़ा मतलब कंप्यूटर पे फ्लुएंट होना जरूरी है, नहीं तो मतलब उस टाइम आपको पैनिक हो सकता है। और अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं भी है तब भी आप बिल्कुल चिंता मत करिए। वो कंप्यूटर मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे नहीं होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बस, और इसलिए आपको थोड़ा हमेशा टाइम स्पेयर रख के करना चाहिए ताकि पैनिक कम से कम क्रिएट हो। मैंने जैसे अपने जब मैंने मॉक टेस्ट दिए थे तो मैं सोचता था, मतलब मैं कोशिश करता था कि मेरे 2 hours 30 minutes में पेपर कंप्लीट हो जाए, ताकि 30 मिनट्स रिवाइज के लिए रहें। और असली पेपर में अगर 30 मिनट्स में कुछ मतलब हो सकता है मेरी गाड़ी पंचर हो जाए या फिर कुछ भी लेट पहुंचूं सेंटर पे, तो उस वजह से भी थोड़ा स्पेयर टाइम रहे ताकि मेरे को पैनिक कम हो जाए। तो मैंने असली पेपर भी 2 hours 20 minutes 2 hours 15 minutes में कंप्लीट कर लिया था। और मैंने आखिरी के 30-40 मिनट्स रिवाइज करने की कोशिश करी थी। उसमें मेरे को 1-2 गलतियां भी पता लगी थी, जिससे मैं थोड़ा और नर्वस हो गया था कि और भी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन नहीं निकली फॉर्चुनेटली। तो मैंने पहले पेपर के दौरान पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करी थी 10 क्वेश्चन। फिर क्योंकि उसमें एक न्यूमेरिकल बीच में 1-2 बीच में लॉन्ग कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल आ गए थे, तो मैंने फिजिक्स स्किप करके केमिस्ट्री करना शुरू करी। केमिस्ट्री मेरी लकीली सारे मल्टी करेक्ट मतलब सारे एमसीक्यू टाइप 1 शॉट में मतलब हो गए। तो कुछ ही टाइम में मतलब 20 क्वेश्चन थे तो 25 मिनट्स में हो गए थे वो सारे। फिर मैंने मैथ्स करना शुरू किया। फिर मैंने मैथ्स और फिजिक्स के बीच में मतलब ऑलमोस्ट हर 15-20 मिनट में शफल किया, ताकि कोई क्वेश्चन अटके तो मैं जैसे मतलब 10th क्वेश्चन अटका तो मैं फिजिक्स पे चले जाता था और फिर सीधा मैथ्स में वापस 11th क्वेश्चन पे आता था, ताकि 10th क्वेश्चन आखिरी में देखूं जब सब कुछ हो जाए। फिर मैं ऐसे करता था। और फिर मैंने न्यूमेरिकल आखिरी में अटेम्प्ट की, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल में इतना मेरे को फ्लुएंट नहीं था, कि मेरे को लगता था कि इंटीजर में राउंड ऑफ और ये सब मेरे को मतलब बहुत सारी एम्बिगुअस सा लगता था कि कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने न्यूमेरिकल आखिरी में अटेम्प्ट किए। पर इस बार हमारे पेपर में वो दे रखा था इंस्ट्रक्शन में कि न्यूमेरिकल भी इंटीजर टाइप ही होंगे, मतलब जो कि इंटीजर टाइप आंसर आएगा, उसका डेसिमल में आंसर नहीं आएगा। तो वो भी मतलब इंस्ट्रक्शन पढ़ना भी इंपॉर्टेंट होता है, ये मेरे को पहले नहीं पता था। मेरा अगला एम जेईई एडवांस में अच्छी रैंक लाना है और मेरा सपना आईआईटी बॉम्बे में सीएस करने का। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, और बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है इस पूरी ड्यूरेशन में।
लोग आपसे अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो आपको बस अपने को हर बार अपने से हर बार कम्पीट करना है, क्योंकि 10 लाख से कम्पीट करना तो फिर भी थोड़ा डर लगता है, लेकिन सिर्फ अपने मार्क्स से कम्पीट करना और हर बार अपने आप को इम्प्रूव करना थोड़ा सेल्फ सेटिस्फाइंग लगता है। थैंक यू।